नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बाबर के बारे में एक-एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर आसान भाषा में अगर समझें तो 1483 में पिता उमर शेख मिर्जा और माता कुतलुग निगार खानम के पुत्र के रूप में बाबर का जन्म हुआ। धीरे-धीरे समय बीतता गया, लेकिन 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। उस वक्त बाबर केवल 12 वर्ष की आयु का था और 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर को गद्दी मिली। उस समय काफी लोगों के मन में यह डर था कि जो जो भी दरबार के लोग हैं वह कहीं न कहीं बाबर पर दबाव बनाएंगे, उसे कमजोर समझकर कई जगह विद्रोह करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बाबर पहले से ही जो दरबार के कार्य हैं सब कुछ वह जानता था और समझता था। क्योंकि बाबर की जो रुचि पहले से ही थी, सैन्य व्यवस्था को देखना, जो भी दरबार के कार्य हैं उसमें अपनी सोचने समझने की शक्ति को विकसित करना, तो बाबर पहले से ही मजबूत था। उसने 1497 ईस्वी में उन्होंने समरकंद पर कब्जा कर लिया। क्योंकि समरकंद पर कब्जा करना बाबर का एक सपना था। पहले बाबर की जो समरकंद है वह पहले फरगना की वह राजधानी हुआ करती थी, लेकिन कुछ वजहों से समरकंद हाथ से निकल गया। लेकिन जब 1497 ईस्वी में बाबर ने फरगना पर कब्जा किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। फिर बाबर ने बाद में समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की, कई बार आक्रमण किए, लेकिन बाबर सफल नहीं हो पाए। जब आप 3-4 बार कहीं आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि उस समय बाबर 3 बार आक्रमण किया था समरकंद पर, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो बाबर को लगा कि यहाँ ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है इसी शक्ति को कहीं और आजमाया जाए। उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया और काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन काबुल ऐसी जगह थी, ऐसा लोकेशन पर था वह, कि वहाँ से समरकंद और ईरान, उसके बाद भारत पर भी नज़र रखा जा सकता था। काबुल एक कहें तो एक एयर बेस की तरह था कि आप वहाँ से काबुल
में अपनी सेना रख सकते हैं। सारे व्यवस्था जो भी सैनिक के लिए किए जाते हैं, जो भी रसद पानी है, जो भी युद्ध की सामग्री है, आप वहाँ पर रख सकते हैं। और जब ज़रूरत पड़े, चाहे ईरान के लिए, चाहे समरकंद के लिए, या फिर भारत की तरफ, आप वहाँ से सेना की मदद आप कर सकते हैं। जब काबुल पर बाबर ने अधिकार किया, उस समय बाबर को दिखाई दिया कि भारत अब साफ साफ दिखाई देता है। बाबर के भी मन में पहले से ही यह जिज्ञासा थी कि हम भारत पर राज करेंगे, भारत को जीतेंगे। और बाबर को भारत दिखाई दे रहा था साफ साफ। लेकिन उसी समय भारत में इब्राहिम लोदी, मतलब लोदी वंश का शासन चल रहा था। और उस समय इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे हुए थे। लेकिन उस समय राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी, शासन व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी जिससे कि कोई भी बड़े आक्रमण का सामना किया जा सके। काफ़ी शक्तियाँ जो थी भारत में, वह बिखरी हुई थी। बाबर को यह अवसर उचित लगा कि भारत को जीतने की समय आ चुका है। और भारत ने, क्योंकि भारत पर उसकी नज़र पर इसलिए थी कि भारत की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, भारत में काफ़ी धन संपदा है और आर्थिक रूप से बहुत भारत मजबूत है। और उसी समय जो इब्राहिम लोदी का शासन व्यवस्था चल रहा था उस समय, और सुल्तान की कुछ ऐसे फैसले थे जिसे जो भी सरदार थे, जो जो भी दरबार के लोग थे, वह संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि इब्राहिम लोदी एक कठोर विचारधारा का था और वह जो भी जनता है या फिर दरबार के लोग हैं, उनसे अच्छे पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा है। काफ़ी घमंडी टाइप का दिख रहा था वो, किसी से कोई लगाव नहीं है। तो उस समय काफ़ी लोग असंतुष्ट रहने लगे और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको गद्दी की लालसा थी, सुल्तान बनना चाहते थे। जैसे कि पंजाब का गवर्नर देखें तो दौलत खां लोदी, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, दोनों ही दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपनी मदद करने के लिए उसने बाबर को न्योता दिया कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए और हमें गद्दी पर बैठाइए। मतलब कि जो इब्राहिम लोदी है, उसके परिवार के ही लोग इब्राहिम लोदी के खिलाफ खड़े हैं। जो आलम खां लोदी है, वह उसका चाचा ही है। लेकिन गद्दी के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, और वो लोग गए।
और दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, उसने भी बाबर को भारत में आमंत्रित करने के लिए न्योता भेजा था कि आप हमारे यहाँ आइए और जो दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा है, उसे गद्दी से हटाइए, उसे पराजित कीजिए। जब बाबर को ये सब जो निमंत्रण है, न्योता है, ये सब मिला, तो बाबर भी पहले से ही ताक में था, पहले से ही भारत पर वह कब्जा करना चाहता था। कहा कि ठीक है। और बाबर ने भारत पर पहला पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, और उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। और धीरे धीरे बाबर ने अपनी साम्राज्य की स्थापना किया। फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। फिर चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध बाबर ने जीत किए और जीते। तो हम ये सब पूरी घटनाओं को एक एक कर कर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। जन्म और वंश देख लेते हैं हम लोग। जन्म 14 फरवरी 1483, आदि जान, फरगना घाटी, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो बाबर का जन्म 1483 में जो फरगना घाटी है वहाँ पर हुआ था, और वह क्षेत्र इस समय उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और भी देखते हैं। पिता उमर शेख मिर्जा, तैमूर का वंशज। माता कुतलुब निगार खानम, चंगेज खां का वंशज। जो पिता हैं वह उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंश से अपना नाता रखते हैं, संबंध रखते हैं। और उनकी माता कुतलुब निगार खानम, जो कि चंगेज खां की वंशज थी वह। जब दोनों लोग का निकाह हुआ और उनके निकाह के पश्चात बाबर का जन्म हुआ, मतलब दो वंशों की से बाबर का जन्म हुआ है। क्योंकि पिता तैमूर खां के वंशज थे, लेकिन माता चंगेज खां की वंशज थी। दोनों ही वंशज अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली थे, और उसी से बाबर का जन्म हुआ। और बाबर भी बहुत ही शक्तिशाली शासक बना, और अपने शासन व्यवस्था का पूरी तरह से विस्तार किया और अपना परचम लहराया हो। और भी देखते हैं। तैमूर, जिसने पश्चिम और मध्य एशिया में साम्राज्य खड़ा किया। जो तैमूर वंश था वह अपना शक्ति का विस्तार पश्चिम और मध्य एशिया में किया था वो तैमूर। और भी देखते हैं चंगेज खां को, जिसने मंगोल साम्राज्य बनाया। जो चंगेज खां है वह मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया था वो, जो कि एक बहुत ही खूंखार और जो कि जो कहते हैं निर्दयी शासक था वो, जो कि पूरी दुनिया में विख्यात था वो। उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। और भी देखते हैं 1494 में मात्र 12 साल की उम्र में बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना। इतनी कम उम्र में गद्दी संभालने का मतलब था अनुभव की कमी, विदोष सरदार और पड़ोसियों का दबाव। लेकिन बहुत ही कम उम्र में ही, जब बाबर 1494 ईस्वी में
देखें तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, मतलब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई 1494 में। उस समय बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु का था और उसने एक छोटी सी उम्र में गद्दी संभालना शुरू किया। सबको लगता था कि बाबर अभी छोटा है और वह साम्राज्य को चला पाएगा या नहीं। दरबार में बहुत सारे ऐसे सरदार थे जिनको लगता था कि इस समय शासन व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है, और भी लोग सोचते थे कि कहीं कहीं छिटपुट कहीं विद्रोह न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाबर पहले से ही पूरी तरह से मजबूती के साथ वह खड़ा था। वह भले ही वह छोटा था लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी और उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए गद्दी का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया। और भी देखते हैं समरकंद की राजनीति और संघर्ष। बाबर का बचपन से सपना था समरकंद पर कब्जा करना, क्योंकि समरकंद तैमूर की राजधानी रही थी। बा, बाबर को अगर देखें तो अभी छोटा ही है और उसका सपना था, बाबर का सपना था कि समरकंद पर कब्जा करना, क्योंकि समरकंद पहले से ही तैमूर वंश की राजधानी रही थी। तो वह बाबर उसे जीतना चाहता था, लेकिन फिर क्या हुआ उसको भी देखते हैं। 1497 बाबर ने पहली बार समरकंद पर किया 14 वर्ष की उम्र में, लेकिन चंद महीनों में विद्रोहों और भूख के कारण छोड़ना पड़ा। देखें तो अभी बाबर छोटा ही है अभी, लेकिन छोटा है लेकिन उसकी सोच काफ़ी बड़ी है। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। केवल मात्र 14 वर्ष की आयु में समरकंद पर वह आक्रमण करता है 1497 में और समरकंद को जीत लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई वहां पर कि शासन करना काफ़ी कठिन प्रतीत होने लगा, क्योंकि उस समय जो जो भी सैनिकों के लिए रसद पानी है और छोटे छोटे विद्रोह होने लगे वहां पर, जिससे बाबर वहां पर टिक नहीं पाया और समरकंद को छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में बाबर ने सोचा कि हम फिर दोबारा समरकंद पर कब्जा करते हैं, लेकिन बाबर 3 बार हमले किए, आक्रमण किया, लेकिन समरकंद पर अपना कब्जा जमा नहीं पाया। बाबर को बाद में लगने लगा कि कब्जा करना यहाँ पर उतना आसान है नहीं जितना हम समझते हैं। तो बाद में फिर क्या हुआ उसको भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक एक लाइन हम लोग देखेंगे और समझेंगे तो आपको काफ़ी समझने में आसानी होगी। नहीं तो हम बोल देंगे और आप केवल सुनेंगे, तो आपके मन मस्तिष्क में अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा और भूलने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग देखते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे। बाद में उसने कुल 3 बार समरकंद पर कब्जा किया और हर बार हार गया। सबसे बड़ा शत्रु था शैबानी खान उज़्बेक। और भी देखते हैं, इस असफलता ने बाबर को यह सिखाया
कि उसके लिए मध्य एशिया अस्थायी साम्राज्य नहीं है, उसे किसी और दिशा में देखना होगा। काबुल पर अधिकार। जब बाबर को लगने लगा कि समरकंद पर कब्जा करना उतना आसान है नहीं जितना हम समझ रहे हैं, और उसने अब अपनी सोच बदली, अपना दिशा बदला, और उसने काबुल पर अधिकार कर लिया 1504 ईस्वी में। और काबुल ऐसा क्षेत्र था, ऐसा जगह था, वह एक एयरबेस की तरह था। वहाँ से 3 जगह पर नियंत्रण किया जा सकता था, मतलब नज़र रखी जा सकती थी। पहला समरकंद भी वहाँ से जो भी नियंत्रण रखा जा सकता था उसका भी, और ईरान पर भी नज़र रखा जा सकता था। और उसी के पास में ही, काबुल के पास में ही भारत पड़ता है, क्योंकि बाबर की पहले से ही ख्वाहिश थी भारत पर कब्जा करने के लिए, और काबुल से भारत पूरी तरह से दिख रहा था। तो काबुल ऐसा क्षेत्र था, ऐसा लोकेशन था जो कि वहाँ से समरकंद, ईरान और भारत पर भी नज़र पूरी तरह से रखा जा सकता था। और काबुल में जो भी सैनिक हैं, जो भी रसद पानी है, सारे युद्ध सामग्री हैं, वहाँ पर अगर रहेगा और आपको कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, या फिर भारत के लिए या समरकंद या ईरान के लिए, तो आप वहाँ से आसानी से सारी सामग्री को ले जा सकते हैं आप। और भी देखते हैं, 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। काबुल उसके लिए बेस कैंप बन गया। 1504 में काबुल पर बाबर ने कब्जा किया और उसके लिए वह बेस कैंप की तरह बन गया, क्योंकि वहाँ पर जो भी रसद पानी है, सैनिकों की जो भी साज सज्जा के सामान हैं, जो भी पूरी तरह से जो युद्धों में उपयोग की जाती है सामग्री, सब वहाँ पर रखे गए। और वहाँ से बाबर ने किसी भी क्षेत्र को जीतने और अपने शासन व्यवस्था को आगे चलाने के लिए उसका उपयोग किया। और भी देखते हैं, देखें तो यहाँ से वह समरकंद, ईरान और भारत तीनों पर नज़र रख सकता था। काबुल से बाबर समरकंद, ईरान और भारत पर नज़र रख सकता था। एक जगह से 3 जगह आप नज़र रख सकते हैं, समरकंद, ईरान और भारत पर, क्योंकि काबुल ऐसा क्षेत्र है जो कि तीनों जगहों पर आसानी से आप अपनी पूरी तरह से देखभाल कर सकते हैं। और भी देखते हैं, काबुल की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ से सैनिक संसाधन भी आसानी से मिल जाते थे। जो काबुल की भूमि थी वह काफ़ी उपजाऊ थी, और यहाँ से सैनिक संसाधन सब कुछ यहाँ से मिल सकते थे। और बाबर को उनको ये सब व्यवस्था चाहिए ही थी, और वहाँ से वह मिल रहा था सब कुछ। और भी देखते हैं, देखें तो बाबर ने यहाँ कई बाग और किले बनवाए, क्योंकि उसे प्रकृति से गहरा लगाव था। देखें तो बाबर प्रकृति से काफ़ी प्रेम करता था। वह बाग बगीचे पूरा लगवाता था। बाबर ने 4 बाग की शैली विकसित की, मतलब कि एक, देखें तो जो भी क्षेत्र होता है जहाँ पर बाग लगाए जाते हैं,
वह एक वर्ग के आकार की तरह, जिसे चार भागों में भूमि को बांटकर वह बाग लगाता था, मतलब वर्गाकार। और हर एक खाने में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते थे। मतलब कोई भी अगर देखें तो जमीन है, अगर भूमि है, जो जो कि एक वर्ग के आकार का है, उसे चार भागों में बांटा जाता था और उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते थे, जिसे चार बाग कहा जाता है। और भी देखते हैं, लेकिन बाबर यहाँ पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा और सपने बड़े थे। अब उसने भारत की ओर ध्यान देना शुरू किया। बाबर काबुल में तो था, लेकिन वह अभी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा अभी बहुत अधिक थी। वह अब भारत पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। वो भारत पर कब्जा करना चाहता था। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। भारत पर नजर, भारत की ओर बाबर का ध्यान क्यों गया? अब भारत पर जो नजर पड़ी है बाबर की, आखिरकार बाबर की नजर भारत पर क्यों पड़ी? क्या वजह थी? देखते हैं उसको भी हम लोग। भारत सोने की चिड़िया था, अपार संपत्ति, व्यापार और उपजाऊ भूमि। भारत अगर देखें तो कहते हैं कि सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब कि यह नहीं कि सोने की चिड़िया, भारत में इतना सोना था, इतना धन संपदा था कि भारत को लोग सोने की चिड़िया लोग कहते थे। तो यह भी एक कारण था। और दूसरा देखते हैं, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी कमजोर था उस समय। उसके अमीर और अफगान सरदार आपस में लड़ते थे। दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम लोदी, वह उस समय काफी कमजोर शासक था। और उसके जो भी सरदार थे, वह आपस में ही लड़ते रहते थे। जब जो भी सरदार हैं आपस में लड़ रहे हैं, शासन व्यवस्था कमजोर है, तो बाबर इसका क्या करेगा? फायदा उठाना चाहेगा, कब्जा करना चाहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बाबर पर पूरी तरह से अपना आक्रमण करने के लिए वह बुला रहे थे। कौन लोग बुला रहे थे बाबर को? उसको भी देखते हैं। देखें तो दौलत खां लोधी, पंजाब का गवर्नर, जो दौलत खां लोधी है, पंजाब का गवर्नर, और आलम खां लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा है, क्योंकि ये दोनों लोग दिल्ली पर राज करना चाहते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन ये लोग उतने मजबूत नहीं है कि दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर सके। और यह बाबर को बुलाते हैं कि बाबर आइए और हमारी मदद कीजिए। जो भी इब्राहिम लोदी है, गद्दी पर बैठा है, शासन कर रहा है, इसे हराइए आप, और जो सिंहासन है हमें दीजिए। और इतना ही नहीं, जो मेवाड़ का शासक है राणा संगा, वह भी बाबर को भारत में बुलाता है कि आप जो भी इब्राहिम लोदी है उसे हराइए। तो बाबर को बुलाने में कई लोगों की भूमिका रही। और भी देखते हैं, और मेवाड़ का शासक राणा संगा, मतलब तीनों मिलकर
बाबर को भारत में बुलाए। और भी देखते हैं, इन सब ने बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। जो दौलत खान लोधी हैं, जो आलम खान लोधी हैं, और मेवाड़ का शासक राणा संगा, ये तीनों बाबर को बुला रहे हैं भारत में आने के लिए कि आइए और आक्रमण कीजिए, मतलब इब्राहिम लोदी को हराइए। और और भी देखते हैं, बाबर ने महसूस किया कि अगर भारत जीता तो यहाँ एक उसे एक अस्थाई साम्राज्य मिलेगा, जैसा समरकंद में नहीं मिल पाया था। बाबर को लगा कि अगर हम भारत पर कब्जा करते हैं तो भारत में एक अस्थाई साम्राज्य मिलेगा, जैसा कि समरकंद में स्थापित साम्राज्य नहीं हो सका था, वैसा भारत में स्थापित हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि बाबर एक अस्थाई साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, और वह जो साम्राज्य है वह भारत में स्थापित होगा। कैसे होगा और भी देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है 1526 में, तो पानीपत के मैदान में, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर युद्ध हुआ 1526 में। अगर आप पानीपत का प्रथम युद्ध को पूरी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हम एक लेक्चर बना चुके हैं, उसको आप पूरी तरह से देख सकते हैं, जिसमें एक एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक बताया गया है। और यहाँ पर हम लोग पानीपत को शॉर्ट में कुछ लाइनों में हम लोग सिमट देंगे, क्योंकि हम लोग पानीपत के युद्ध को पूरी विस्तार पूर्वक समझे हैं उसको हम। तो और भी देखते हैं, 21 अप्रैल 1526 को हुआ है युद्ध, या पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर के पास 12,000 से 15,000 की सेना थी, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे और 1,000 हाथी थे। देखे रणनीति, तोप खाना, तुलगमा पद्धति, अरबा पद्धति, यह युद्ध में उपयोग किए गए ये सब का परिणाम इब्राहिम लोदी की हार और मृत्यु हो गई। महत्व, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और भी देखते हैं, खानवा का युद्ध देख लेते हैं। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। तिथि 17 मार्च, तिथि जो है खानवा का, तिथि खानवा युद्ध की जो तारीख है, डेट है, वह 17 मार्च 1527, मतलब 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। बाबर बनाम राणा संगा मेवाड़। एक बात सोचने वाली बात है, यह यही राणा संगा है जो कि बाबर को भारत में आमंत्रित किया था आने के लिए कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए। लेकिन इसको यह पता नहीं था कि जब इब्राहिम लोदी को हराएगा तो बाद में क्या होगा। जो राणा संगा है, इसको लगता था कि बाबर भारत में आएगा, आक्रमण करेगा, और इब्राहिम लोदी है उसको हराएगा, और फिर बाबर वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा उल्टा हुआ। बाबर ने तो जीता ही, लेकिन बाबर जाने की बजाय यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी भारत में। जब मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी तो धीरे 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 जो भी शासक हैं उनको अपने रास्ते से हटाने लगा। तो राणा संगा का भी समय आया
1527 में, और बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। देखते हैं उसको भी। बाबर ने युद्ध को जिहाद घोषित किया और अपनी सेना को गाजी कहा। बाबर ने, जो कि खानवा का युद्ध है, इसमें जिहाद का नारा दिया। जी, जिहाद का मतलब होता है कि धर्म युद्ध। मतलब कि बाबर ने जो खानवा का युद्ध है, इसे धर्म युद्ध कहा। क्योंकि जब भी आप धर्म का नाम लेते हैं, तो जो भी आपके साथ लोग हैं, वह पूरी तरह से कटने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। क्योंकि धर्म कहता कहते हैं लोग कि सबसे पहले धर्म है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और बाबर इसका उपयोग कर रहा है। और भी देखते हैं। फिर देखते हैं परिणाम क्या हुआ। राणा संघा पराजित। बाबर का उत्तरी भारत पर प्रभुत्व हो गया। जो खानवा का युद्ध है, इसमें राणा संघा पराजित होते हैं और बाबर का जो प्रभुत्व है वह स्थापित हो जाता है। देखें तो उत्तरी भारत पर, जो उत्तरी भारत है उस पर बाबर का जो कब्जा है वह स्थापित हो जाता है वहाँ पर। और भी देखते हैं चंदेरी और घाघरा के युद्ध। बाबर अभी भी रुक नहीं रहा है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, और उसने फिर चंदेरी और घाघरा का युद्ध लड़ा। उसको भी देखते हैं। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो मेदिनी राय पर विजय था। 1528 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी आई, कहीं पर देखेंगे तो चंदेरी कहा जाता है, कहीं चंदेरी कहा जाता है। उसमें मेदिनी राय की हार हुई, और बाबर जीत गया। तो चंदेरी का युद्ध में बाबर विजयी हुआ, और जो मेदिनी राय थे वह पराजित हो गए, हार गए वो। 1529 घाघरा का युद्ध, बंगाल और बिहार के अफगानों पर विजय। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें जो बंगाल था, बिहार था, उसमें अफगान कुछ लोग थे। देख सकते हैं आप, बंगाल और बिहार के अफगानों पर विजय। जो बंगाल और बिहार में अफगान थे, उनके साथ युद्ध हुआ। और जो घाघरा नदी पड़ता है, उसी नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए घाघरा नाम दिया गया। और भी देखते हैं। फिर देखें तो इन युद्धों के बाद बाबर को किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जो भी युद्ध हुए, अब इससे पूरी बात साफ साफ दिखाई देती है कि अब भारत पर बाबर का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। जब भारत पर बाबर का कब्जा हो गया और उसने कई सारे युद्ध जीते, तो भारत में कोई भी बाबर को चुनौती का सामना करने के लिए सामने कोई दिख नहीं रहा है, और बाबर अपनी तरह से शासन व्यवस्था को चला रहा है। और भी देखते हैं। मतलब कि अब बाबर से लड़ने के लिए कोई अब दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जो भी बड़े बड़े शासक थे, वह सारे पराजित हो गए हैं, हार गए हैं। क्योंकि बाबर की जो रणनीति है वह काफ़ी विकसित है। वह आधुनिक युद्ध पद्धति पर वह युद्ध लड़ रहा है वो। और भी देखते हैं बाबर का व्यक्तित्व और योगदान। बाबर का व्यक्तित्व और योगदान को देख लेते हैं हम लोग। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं था, बल्कि
कवि, प्राकृतिक और प्रेमी और लेखक भी था। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं था, वह प्राकृतिक प्रेमी था, वह कवि था वो। मतलब कि युद्ध को छोड़कर बाबर में बहुत सारे ऐसे गुण मौजूद थे जो बहुत सारे बाग लगा रहा है, कविताएं लिख रहा है। और भी देखते हैं उसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, उसकी भी रचना की गई, तुर्की भाषा में लिखी गई। और भी देखते हैं इसमें उसने अपने जीवन की असफलताएं और जीते ईमानदारी से लिखी। जो किताब है तुझो के बाबरी, बाबरनामा, इसमें जो जीवन से में उसने सफलताएं प्राप्त की, जो भी युद्ध जीते, सबका विवरण इसमें मिलता है। और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ किताबें लिखी गई हैं। और भी देखते हैं इसमें नदियों, पहाड़ों, फूलों और मौसमों का सुंदर वर्णन है। सोचिए कि बाबर कितना प्रकृति से लगाव रखता है, जिसमें नदियों, पहाड़ों और जो भी प्राकृतिक सुंदरता है सबका वर्णन किया है वो। और भी देखते हैं प्रशासन को देख लेते हैं थोड़ा सा। खिलजी शासन की नींव रखी, यह जो बाबर है खिलजी शासन की नींव रख रहा है। मतलब कि सारी शक्ति सुल्तान के पास है, मतलब बाबर के पास है, तो शक्तियों का केंद्रीकृत है यहाँ पर। शक्तियों का बिखराव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। जो भी शक्ति है वह सुल्तान में है, तो बाबर में पूरी तरह से शक्ति है पूरी। और भी देखते हैं सेना में तोप खाने और घुड़सवारों की संगठित किया। बाबर की सेना में काफ़ी सारी तोपें हैं, सेना संगठित है। और जो भी देखें तो घुड़सवार हैं, जो कि युद्ध कला में पूरी तरह से पारंगत हैं। और भी देखते हैं भारत में 4 बाग शैली के बागों की शुरुआत की गई। बाबर के द्वारा भारत में 4 बाग शैली को विकसित किया गया। 4 बाग का मतलब होता है कि भूमि को 4 भागों में बांटकर उसमें बाग लगाना है, वही 4 बाग शैली होता है। मतलब वर्गाकार एक जमीन होती है और उसी को 4 भागों में बांटा जाता है, और हर भाग में जो बगीचे हैं लगाए जाते हैं, तो उसे 4 बाग शैली कहा गया। और भी देखते हैं उपलब्धियां, देख लेते हैं उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त हुई बाबर को, उसको भी देखते हैं। भारत में तोपों का संगठित प्रयोग, भारत में पहली बार तोपों का संगठित प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया, जिसमें बारूद और तोपों का इस्तेमाल किया गया। नई युद्ध पद्धति का परिचय, बाबर जो युद्ध लड़ रहा है वह पुरानी पद्धति पर नहीं लड़ रहा है, वो आधुनिक पद्धति जो कि नए नए तकनीकों में का वह उपयोग कर रहा है वो, जिससे कि बहुत सारे युद्ध को जीतने में काफ़ी अहम भूमिका रही उसकी। और भी देखते हैं भारत में अस्थायी साम्राज्य की नींव रखी। जो भारत में जब युद्ध जीते और पानीपत का प्रथम युद्ध को जीता हुआ, तब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मतलब वह शासन व्यवस्था को स्थिर किया हो, मतलब कि जो मुगल साम्राज्य है वह पूरी तरह से भारत में स्थापित हो गया। और भी देखते हैं साहित्य और संस्कृति में योगदान, उस समय साहित्य और संस्कृति में भी काफ़ी जो बढ़ोतरी देखी गई उस समय। इसमें भी क्योंकि जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वह इन सब में भी अपना पूरी तरह से विस्तार करते हैं। तो जो बाबर है वह खुद एक लेखक है, कवि है, वो कविताएं लिखता है। तो बाबर ने इस पर भी
पूरी तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो भी साहित्यकार हैं, जो संस्कृति पर को अपनी बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया बाबर ने। और भी देखते हैं, मृत्यु और निष्कर्ष। बाबर की मृत्यु